हमारा जो विषय है उसमें एक बिंदु और है कि कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां क्या थी। क्या प्रणाली थी ये तो हम समझ गए, उसके मायने क्या हैं ये हम समझ गए। अब हम थोड़ा उसकी चुनौतियों की ओर जाएं कि ऐसी इस प्रणाली को चुनौतियां मिली तो क्यों और कहां से। इस परिप्रेक्ष्य में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो होगा पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर जो चिंताएं हुई, पहला बिंदु वो रहेगा। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद और 1967 का चुनावी उलटफेर, जिसका मैंने जिक्र पृष्ठभूमि की चर्चा के दौरान किया, क्योंकि 1967 का चुनाव भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, उलटफेर लाता है, एक माइलस्टोन, एक लैंडमार्क ईयर कहलाएगा। तो ये हमारा तीसरा होगा कांग्रेस फूट और पुनर्गठन। अब जब चुनाव हारता है वो दल बहुत क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से मनन चिंतन होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हार के कारणों पर जाया जाता है और फिर किसी के सिर पे ये ठेकरा फोड़ा जाता है। किसी पर कांग्रेस के अंदर ही कुछ गुटों पर आरोप लगाया जाता है कि हार के लिए वो जिम्मेदार। परिणाम क्या? विभाजन। कांग्रेस टूटती है। तो हमारा अगला बिंदु होगा कांग्रेस का विभाजन, और टूटने के बाद पुनर्गठित होती है, जिसका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया। 1969 में दो भागों में टूटना, इंदिरा कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। 1969। अगला बिंदु होगा 1971 के चुनाव, क्योंकि वह एक दूसरा मील का पत्थर साबित होता है कांग्रेस के लिए। 1967 से 1970 का जो अंधकारमय काल कांग्रेस का था वह लगभग समाप्त होता दिखाई देता है। तो यह एक दूसरा माइलस्टोन होगा कांग्रेस की चुनाव, 1971 के चुनाव। फिर अंतिम बिंदु जो लगभग अंतिम है इस अध्याय का, वह है गरीबी हटाओ की राजनीति। अब ये गरीबी हटाओ क्या है, इसके पीछे क्या राजनीति थी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुख्य इन बिंदुओं पर हम चलते हैं। 1960 के दशक की बात करें तो 1960 के दशक में जो उतार चढ़ाव होते हैं, मूलतः हमारी चर्चा इस अध्याय में उस पर होगी। कांग्रेस प्रणाली का उद्भव ये 1960-65 तक, और 1967 के आसपास कांग्रेस की प्रणाली में उतार चढ़ाव, ये इस अध्याय का। पहली बार हम पाते हैं 1967 में कांग्रेस को चुनौती मिलती है। वास्तव में राजनीतिक स्पर्धा शुरू होती है, और जब राजनीतिक स्पर्धा होती है तो कड़ुआहट होती है, वैमनस्यता होती है और तकरार होता है। उस तकरार में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में तकलीफें होती हैं, मुश्किल होती हैं। विपक्ष अभी भी विभाजित रहता है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम, और उसका प्रभाव भी क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ जाता है। कांग्रेस को इस विपक्ष का चुनौती का सामना करना था, वह इसी काल का घटनाक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस को अपनी अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि जब पराजय होती है तो कांग्रेस के अंदर ही जो विभिन्न विचार गुट थे वे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं पराजय के कारणों को लेकर, और इस प्रकार कांग्रेस टूटने के कगार पे रहती है और अंत में टूट भी जाती है। तो अंदरूनी चुनौतियां बनाम बाहरी चुनौतियां, बाहर के दलों से चुनौतियां और अंदर विभिन्न विचारधाराओं से चुनौतियां। कांग्रेस के अंदर की जो विभिन्नता थी, अब उसको एक रखने में दिक्कतें आने लगी थी। उस विभिन्नता में एकता का जो रूप कांग्रेस का था, अब उसको लगातार चोट पड़ रही थी, एक साथ उसको थामने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हम उसका भी थोड़ा अध्ययन करेंगे।
नेहरू के बाद राजनीति कैसे बदलती है, क्या करवट लेती है, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव से कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे असर पड़ता है। विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव। उसके बाद इंदिरा कांग्रेस 1971 का काल, बल्कि उससे पहले हम जाएं तो 1969 से शुरुआत होती है। इंदिरा कांग्रेस 1969 में उसकी स्थापना होती है और नई कांग्रेस की स्थापना से जो चुनौतियां सामने आती हैं वो कैसे, और फिर कैसे नई नीति और विचारधाराओं के बल पर कांग्रेस अपने को पुनर्स्थापित करती है। नई नीतियों और नई विचारधाराओं के बल पर कांग्रेस कैसे अपने को पुनर्स्थापित करती है, कांग्रेस प्रणाली कैसे वापस आती है, इसको समझा जाएगा। सो कुल मिलाकर बहुत अहम बिंदुओं पर हम उस काल की चर्चा करेंगे जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत उठापटक का काल है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1977, स्वतंत्रता के बाद से लेकर यानी 1947 से 1977 तक कांग्रेस का शासन रहा, एक छत्र शासन रहा। और ये वो काल था जिसमें तत्कालीन शासन को सामाजिक, आर्थिक और वैदेशिक नीति का निर्माण करना था। और तत्कालीन शासन किसका था? कांग्रेस का था। तो कांग्रेस का देश की सामाजिक, आर्थिक, वैदेशिक नीतियों का निर्माण करने में बहुत अहम भूमिका रही। इसीलिए इस अवधि को कांग्रेस प्रणाली के नाम से हम कहते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसमें विचारधाराओं को लेकर बहुत सहनशीलता थी और जिसने अपने राजनीतिक विचारों को विदेश नीति में, देश की आर्थिक नीति में और देश की सामाजिक नीति के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी। इसीलिए इस काल को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम, इस प्रणाली के जो मुख्य रचनाकार अब आप समझ सकते हैं कौन होंगे। कांग्रेस दल के रूप में इसकी मुख्य रचनाकार है। पर यदि हम किसी एक व्यक्ति की बात करें जिसने इन सभी नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका शासनकाल हम कह सकते हैं 1947 से 1964 तक का बड़ा लंबा काल रहा। उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि अंतिम दिनों में बहस छिड़ गई थी कि नेहरू के बाद कौन, क्या होगा देश का। नेहरू का जो विशालकाय जो रूप जनता के सामने हो चुका था, नेहरू को जो इतना ऊंचा दर्जा दे दिया गया था, परिणाम ये था कि लोगों के मन में चिंता हो रही थी कि इनके बाद देश का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य कौन बनाएगा देश का। लेकिन ये समस्या आसानी से सुलझ गई। हम उस पर चर्चा करेंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद फिर वही बात आती है कि अब क्या होगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और जब तक वो प्रधानमंत्री बनती हैं, जिस वर्ष 1966-67, तब तक कुछ क्षेत्रीय पार्टियां लोकप्रिय हो चुकी थीं और गैर कांग्रेसवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था। 1967 का चुनाव होता है और जैसा मैंने बताया बहुत से राजनीतिक उलटफेर हुए। कम से कम क्षेत्रीय स्तर पे कई पार्टियों ने विजय प्राप्त की और कांग्रेस को या तो बहुत कम बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला या कई जगह तो उसे पराजय झेलनी पड़ी। और इस सब का परिणाम विभाजन 1969 में। लेकिन 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद स्थितियां पूरी बदलती हैं। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस को और मजबूती देता है और वो सत्ता पे आती है।
यदि हम इन सब चुनौतियों को बिंदुवार हम लिखें तो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां क्या थीं, इसे समझना होगा। चुनौतियों को समझने के लिए कांग्रेस प्रणाली को थोड़ा और समझना होगा। पृष्ठभूमि के रूप में हमने समझा कि कांग्रेस प्रणाली एक सामाजिक गठबंधन हो गया था। कांग्रेस प्रणाली एक तरीके से कांग्रेस दल एक तरीके से सामाजिक गठबंधन हो गया था। कांग्रेस दल एक तरीके से जनव्यापी राजनीतिक गठबंधन भी बन गया था और विचारात्मक रूप से भी हम कह सकते हैं कि वो गठबंधन था। गठबंधन इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन में एकमात्र दल था, जब वह आगे जारी रखने का निर्णय लेता है और एक राजनीतिक दल के रूप में बदलता है तो भावनात्मक रूप से देश की जनता कांग्रेस से जुड़ जाती है। और इसीलिए सब तरफ कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस का ही बोलबाला रहता है। लेकिन बदलती स्थिति में चुनौतियां सामने आती हैं। आज़ादी के बाद के भारत की दल प्रणाली का जो विद्वान लोग विश्लेषण करते हैं, उनकी कुछ धारणाएं हैं, कुछ नए विचार उन्होंने सामने रखे। उदाहरण के लिए बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी प्रारंभिक काल में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व के कारण मॉरिस जोन्स, जो बहुत प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उन्होंने भारतीय दल प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली कहा। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, ऐसा नया नाम देने की जरूरत इसलिए रही क्योंकि भारत था बहुदलीय प्रणाली वाला। लेकिन बहुदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद हम हर जगह कांग्रेस को ही पाते हैं, अर्थात इसका लोकतांत्रिक तरीके से प्रभुत्व रहता है। उसके परिप्रेक्ष्य में मॉरिस जोन्स ने से एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी। इसी तारतम्य में रजनी कोठारी, जो भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने इस काल को कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी है। तो ये कांग्रेस प्रणाली शब्द का सर्वप्रथम उपयोग और प्रतिपादन और इस रूप में विश्लेषण श्री रजनी कोठारी ने किया था। इन दोनों धारणाओं में कुछ समानता है लेकिन भिन्नताएं ज़्यादा हैं। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली और कांग्रेस प्रणाली, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बल्कि अंतर कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ एक दलीय प्रभुत्व की अवधारणा में कांग्रेस के वर्चस्व का ज्ञान होता है। जब हम एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली बोलते हैं तो कांग्रेस के वर्चस्व का ध्यान जाता है। वहीं कांग्रेस प्रणाली की धारणा से वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस की कार्यशैली क्या रही, कांग्रेस का संगठनात्मक रूप क्या रहा, ये ज़्यादा अहम होता है। विश्वास है आप ये दोनों बिंदुओं में अंतर समझ गए होंगे। मॉरिस जोन्स की एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली और रजनी कोठारी की कांग्रेस प्रणाली में अंतर, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यदि अंतर की बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में हम कांग्रेस के वर्चस्व की ओर हमारा ध्यान जाता है। वहीं रजनी कोठारी की प्रणाली में कांग्रेस की कार्यशैली और संगठन पर ज़्यादा जाता है। और दूसरा अंतर ये है कि उनके विश्लेषण में कांग्रेस को आम पार्टी की तरह माना गया है। कांग्रेस को एक आम पार्टी की तरह मानते हैं रजनी कोठारी। जब वो विश्लेषण करते हैं, उस काल का विश्लेषण करते हैं, कांग्रेस के वर्चस्व का विश्लेषण करते हैं, तब उसे एक आम दल की तरह देखते हैं। जबकि मॉरिस जोन्स में उसे एक दलीय प्रभुत्व के रूप में देखते हुए थोड़ा सा अंतर रखते हैं, अन्य दलों से उसे अंतर अलग रखते हैं। ये दोनों में अंतर हो जाता है। रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस एक आम सहमति की पार्टी है, पहला बिंदु।
कांग्रेस एक आम सहमति की पार्टी है। अब ये आम सहमति उसे कहाँ से मिली? उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्ग के लोग कांग्रेस की छत्र छाया में काम किए, वहाँ से उसको भावनात्मक रूप से वो अपने आप से मिल गए। भारत में जो कांग्रेस है, हम यदि इसको कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहली बात, कांग्रेस आम सहमति की पार्टी, आम सहमति की पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई, उसके बाद समाज के सभी वर्ग उससे जुड़े हुए, उसके बाद राजनीतिक और वैचारिक विरासत के रूप में कांग्रेस को देखा गया। उसके बाद अगला बिंदु, सभी वर्ग इसमें शामिल हुए। इसलिए जब कांग्रेस, तो इस ग्राफिक की मदद से आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आती है तो सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। आम सहमति रहती है। आम सहमति कांग्रेस को एक बहुत विशाल दल बना देती है। आंदोलन के समय से उसके संगठन का विस्तार हो चुका था देशव्यापी। तो पहला बिंदु ये समझने का कि कांग्रेस आम सहमति की पार्टी होने के कारण उसके कितने सारे फायदे मिले। दूसरा, कांग्रेस राष्ट्रीय दल में थी, राष्ट्रीय आंदोलन में थी, तो संगठनात्मक दृष्टि से उसने जो आंदोलन के लिए जो संगठन का ढांचा बनाया था, इकाइयां जो बनाई थी ग्रामीण स्तर तक, वो इकाइयां अब उसे यहाँ पर एक राजनीतिक दल के रूप में मदद करती हैं। जैसे सत्ता पाने के लिए भी कांग्रेस ने आम सहमति को बनाए रखने का प्रयास किया और संगठनात्मक ढांचे को यथावत रखने का भी प्रयास किया। कांग्रेस के वर्चस्व का कारण विपक्षी दलों का विरोधी प्रभाव नहीं था, अर्थात विपक्षी दलों की विचारधारा को जनता नकार रही हो इसलिए वह कांग्रेस के पक्ष में है, ऐसी बात नहीं थी। उस समय तो विपक्षी दल भी कहले नाम मात्र को थे और जो थे उनकी विचारधारा भी काफ़ी कुछ कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थी, क्योंकि वे लोग तो कांग्रेस से आए हुए लोग थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो विभिन्न समूह या गुट थे, विभिन्न विचारधाराएं थी, ये विचारधाराएं कांग्रेस के अंदर ही दबाव समूह का काम करती थी। एक महादल आप समझ लीजिए, और उस दल के अंदर ये छोटे छोटे विचार समूह, जिसे हम विभिन्न गुट समूह मान सकते हैं, ये लोग क्या काम करते थे? दबाव का काम प्रेशर ग्रुप का काम करते थे और इस प्रकार कांग्रेस की अंदरूनी विचारधारा को प्रभावित करते थे। दल के अंदर पाए जाने वाले इन विरोधी हितों और विरोधी दृष्टिकोणों को उचित रूप से समायोजित करना, उचित रूप से उनमें समन्वय करना, ये प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की सफलता के कारण है। समायोजन, विरोधाभासी विजयों का समायोजन, विरोधाभासी विचारों का समन्वय और उनमें समन्वय बैठाना, सभी तरह के दबाव को सहना, सुनना और उस पर उचित कार्रवाई करना, जिसे मैंने प्रारंभ में सहिष्णुता शब्द के साथ आपको बताने की कोशिश की है। धैर्य, सुनने की क्षमता। तो प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस को ये बहुत फ़ायदेमंद हुई, ये नीति, ये प्रणाली, ये जो उसकी प्रणाली का एक हिस्सा था। इससे विरोधी दलों को वैकल्पिक आधार की जरूरत ही नहीं थी। विरोधी दलों को अपना वैकल्पिक समर्थन विकसित करने का मौका ही नहीं मिल पाया। जब कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभासी विचारधाराओं को
अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर था, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे ऐसी विचारधाराएं क्यों कांग्रेस से बाहर आएं। दूसरे शब्दों में, विरोधी दलों को वैकल्पिक आधार और समर्थन विकसित करने का अवसर भी नहीं मिल पाया और कांग्रेस अपना जनाधार दिनों दिन बढ़ाते चली गई, अपना जनाधार बनाए रखने में भी सफल रही। और इसी का स्वाभाविक परिणाम क्या होता है? एक दलीय प्रभुत्व। कांग्रेस की इस कार्यशैली को कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यानी कुल मिलाकर बिंदु बार बार इसी बात पे जा रहा है कि प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस को कुछ जो फायदे मिले, उस फायदे का उसने जो फायदा उठाया, हम कहेंगे, वह इस रूप में कि उसने सहिष्णुता दिखाई, लोगों को, दूसरों को सुनने की क्षमता दिखाई, विरोधी विचारधाराओं को अपने में जज्ब कर लेने की क्षमता दिखाई। यही कांग्रेस प्रणाली है, रजनी कोठारी के शब्दों में। इसी से निष्कर्ष निकलता है कि यदि कांग्रेस विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने तथा उसके विरोधी हितों में समायोजन की क्षमता को किसी कारण से बनाए रखने में सफल नहीं रह पाती, तो उसके वर्चस्व की स्थिति नहीं रह जाएगी। यही कांग्रेस प्रणाली की चुनौती है, क्योंकि हमारा विषय है चुनौती। चुनौती किस बात की? विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर विरोधी हितों में समायोजन की क्षमता को बनाए रख पाने में असफल होना, यानी सहिष्णुता कम हो जाना, धैर्य कम हो जाना, दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार न रहना, यही उसकी असफलता का कारण बनती है। आने वाले वर्षों में यही कांग्रेस प्रणाली की चुनौती रहती है।